नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। आज एक ऐसा दिन है जिसकी चर्चा तो हो रही है पूरे देश भर में, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने इस दिन विशेष को एक नया नाम दिया है और आज वो पूरे देश भर में कुछ ऐसे कार्यक्रम कर रही है जो बताया जा रहा है कि संविधान हत्या दिवस। ऐसा बताया जा रहा है कि संविधान की हत्या की गई थी। ठीक है, आज वही दिन है, इमरजेंसी का दिन है, आपातकाल का वो दिन है, राष्ट्रीय आपातकाल का वो दिन है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था देश भर में और उसके तहत बहुत से मौलिक अधिकार जो थे वो प्रतिबंधित किए गए थे, निलंबित किए गए थे, जिसका कि संविधान में उल्लेख आता है। तो अब इसे ही लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। एक तरफ कुछ बातें उस समय की जा रही हैं, उस दौर की जा रही हैं जब संविधान एक तरीके से समझ लीजिए जो मौलिक अधिकार थे निलंबित थे और आपातकाल लगा हुआ था। क्या स्थितियां थी, क्या परिस्थितियां थी, जेल कैसे भरे हुए थे, क्या क्या किया जा रहा था, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या बातें बताई जा रही हैं, कौन कौन से ऐसे दृष्टांत बताए जा रहे हैं। एक और वो और दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है 11 वर्षों का अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। लेकिन आपातकाल को लेकर कुछ बयान भी आ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे अपने विशेष अतिथियों के साथ। पहले ये सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव। सुनाइए। संविधान पर सबसे बड़ा खतरा तो आज मंडरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में स्थापित है, केंद्र में 11 साल हो गए, ये चुने हुए सरकार को गिराना, विधायकों को खरीद फरोख्त करना, विपक्षी नेताओं को डराना धमकाना, सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करना, ईडी, सीबीआई, आईटी भेजना, जेल भेजना, तो ये आपातकाल नहीं तो क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप छीनना, इस सरकार में कोई खुलकर बोल नहीं सकता, वीडियो फोटो बना नहीं सकता, मतलब इस सरकार में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ की उदाहरण दे, राज्यपाल जाकर जिलों में बैठक करना, तो ये अघोषित आपातकाल नहीं तो क्या है? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तो अपनी नौटंकियां करना बंद करे। और आज के दिन को पूरे देश भर में संविधान हत्या दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और आनन फानन में 25 जून की रात को देश के आपातकाल में झोंका गया। बिना कैबिनेट के मंजूरी के राष्ट्रपति से ये आदेश निकलवाया गया, प्रेस की लाइटें काट दी गई, सेंसरशिप किया गया और 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में ठूसा गया बिना अपराध के। मीसा और डीआईआर एक्ट में तमाम अपोजिशन के बड़े नेताओं को जेल में डाला गया, उनको यातनाएं दी गई और इस दौरान उनके परिवार ने जो प्रताड़ना सही, कैसे कैसे प्रताड़ना उन्होंने सही, बहुत लंबी वृतांत। अन्याय और अत्याचार की हद हो गई। संजय गांधी जी ने जिस प्रकार से देश भर में अत्याचार किया, जबरदस्ती नसबंदी कराए, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को अपनी माता की अंत्येष्टि में जाने का परमिशन नहीं मिला। ये पूरे देश को जेल में बंदी की तरह बना दिया। तो सुना आपने क्या कहा, दोनों नेताओं ने क्या कह रहे हैं। चलिए मैं सीधे चर्चा पर आता हूं। सबसे पहले परिचय करवा दूं मेरे विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निशिकांत पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। निशिकांत जी स्वागत है आपका। अनिल चौहान जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। चौहान जी स्वागत है। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं कर लेता हूं आपसे। निशिकांत जी, ये जो पूरी बातचीत है, ये जो बात कही जा रही है, और मैं पूर्व मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़, उनका भी बयान सुन रहा था और मैंने देखा था कि वो कह रहे हैं कि जो संविधान
कही है जो आपातकाल लगा था, ठीक है, आपातकाल 3 प्रकार के हैं, राष्ट्रीय आपातकाल है, राज्य आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल है। तीसरी बार ये लगा था तो कह रहे थे संविधान के तहत लागू किया गया था। संविधान में इसका प्रावधान मिलता है आर्टिकल 352, जिसमें कहा गया है, ठीक है, उस समय सशस्त्र विद्रोह वाली बात होती थी जिसे कि आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। बाद में ये 44वें संशोधन में सशस्त्र विद्रोह हो जाता है। फिर ये जो आपातकाल लगता है तो वही कह रहे हैं संविधान के तहत लगा हुआ था, संविधान में दी गई शक्तियां हैं। और साथ ही साथ दूसरी बात जो कही जा रही है कि उन्होंने खुद हटा लिया, ठीक है, लेकिन जो बातें हो रही हैं, कांग्रेस पार्टी जो संविधान की किताब लेकर जो नेता घूम रहे हैं, ऐसे में मैं पूछूंगा आपके जवाब के बाद अनिल जी से कि वो कितना इसे जायज़ मानते हैं। क्या आज उस आदेश से, उस निर्णय के साथ खड़े हुए हैं आज? निशिकांत जी। संजय जी आवाज आ रही है? जी जी जी, अब आ रही है जी। संजय जी आवाज आ रही है? संजय जी, आपको, बड़े भाई बाबूलाल शर्मा जी को, अनिल जी को समझा जाओ जी। जिस प्रकार से आपने प्रारंभिक उद्बोधन में बात रखी कि संविधान सम्मत आपातकाल, अगर संविधान सम्मत आपातकाल होता तो इसका नाम आपातकाल नहीं। देखिए, इमरजेंसी लगाना बासठ में भी लगा, 71 में भी लगा, लेकिन युद्ध के परिदृश्य में हमें तो लगा था जी। लेकिन एक व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी सत्ता की लोभ के कारण अगर पूरे देश को युद्ध में डाल दे, संविधान सम्मत 352 आर्टिकल आपने जिक्र किया, ठीक है, वहां इसका जिक्र है, लेकिन जिस प्रकार से आपने पूरे देश को कारावास बना दिया जी, और इतने प्रकार हो, विपक्ष के नेता हो, समाज सेवी हो, छात्र हो, सभी को जिन्होंने इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया के कॉन्सेप्ट को नकार दिया, उनको जेल में डाल दिया गया बिना उनके। और ताज्जुब ये था संजय जी कि आप बेल के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। जिस प्रकार से वो आपातकाल को, मतलब संविधान और लोकतंत्र को बेड़ियों में जकड़ा इन्होंने, तो मुझे खास करके आज के नए जनरेशन को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो तीसरी पीढ़ी आज भर पे संविधान लेकर घूमती है, ना तो वो वास्तविक संविधान है जो बाबा साहब के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। इसी आपातकाल में 42वें संशोधन में कई संशोधन किए गए और संविधान की आत्मा को नष्ट कर दिया गया। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार अहंकार में संविधान को और लोकतंत्र को अपने पैरों तले कुचलने का काम की, तो उसको देश की जनता को बताने का उस दिन को हम हत्या इसलिए कह रहे हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी को अपने संविधान की हत्या हो गई। संविधान की हत्या 1975 में हो चुकी थी। ये देश के कोटि कोटि जनमानस का शक्ति है, पुरुषार्थ है कि पुनः लोकतंत्र स्थापित करके बूंदी में जो बड़ी तानाशाह बनी वो खाड़ के फेंक दिया गया। और आज देखिए 50 साल बाद, मात्र 50 साल में कांग्रेस पार्टी दर्जनों से ज्यादा, मतलब प्रदेश के कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व तक नहीं है, केंद्र में तीसरी बार सत्ता में नहीं है। इन्हीं सब आतंक, मतलब जो राजनीतिक आतंकवाद इन्होंने फैलाया देश में, उसका परिणाम है कि आज चौथी पीढ़ी भी संविधान सर पे घूम रही है। एक समय था संविधान को नष्ट किया, आज संविधान बचाने की बात करती है। यह अंतर है संजय जी, लेकिन देश की जनता को बताना चाहिए कि किस प्रकार से पत्रकारों को आप सेंसरशिप लगाते थे साहब, हम तय करेंगे कि क्या छपेगा, हमारे खिलाफ कौन बनेगा वो जेल जाएगा। अरे डुएट गाने सिंगल सुने जा रहे, एक जमाने में संजय जी डुएट गाने सिंगल सुने जा रहे थे। तो ऐसा तरह सब उस मानसिकता को आज भी कांग्रेस पार्टी अपने सर पे लेके चलती है, उसी परिवारवाद से अभी तक आगे नहीं निकल पाई है। तो देश की जनता को ठीक है। एक बात बताइएगा अनिल चौहान जी, जो बातें हैं वो तो अपनी जगह हैं, आपातकाल लगा था, आपातकाल तो था ही, और जिस तरीके से जेल में डाला गया था, जो यातनाएं दी गई, जो लोग अपना अनुभव बताते हैं, वो सब बातें सामने हैं। किसी के घर में किसी का निधन हो गया तो अंतिम संस्कार में नहीं जाने दिया गया था, ये भी बातें आती हैं, दृष्टांत आते हैं, बहुत से ऐसे केसेस हैं जो आते हैं। बात यही है कि बड़ी जो बात होती है कि आपातकाल लगा था, पहले भी लगा था, 62 में लगा था, 62 में, 71 में लगा था, लेकिन वो वॉर की स्थिति थी, उसमें स्टेट ऑफ वॉर ये जो शब्द था
उस वजह से ये लगा था, ये आंतरिक अशांति की वजह से एक लगा हुआ था। जब आंतरिक अशांति के लिए लगा हुआ था तो इसके पीछे एक कमेटी जो बनी थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी और ये बताया था कि क्या है, ये पूरी तरह से असंवैधानिक था। मतलब ऐसा कोई संविधान उस समय बहुत खतरे में या देश खतरे में नहीं था। सत्ता के सिर्फ लोभ में यह आपातकाल लगाया गया था, क्योंकि उस समय कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का भी उस समय निर्णय था। तो सत्ता के लोभ में आपातकाल जो लगाया गया, ये एक बात है। इसके साथ क्या कांग्रेस पार्टी आज भी खड़ी है या फिर मानती है कि ये ऐतिहासिक भूल थी? वो जो जलियांवाला बाग हुआ था ना, तो उस समय तो नहीं, लेकिन बाद में जब नेता पहुंचे वहां के, जब मंत्री और प्रधानमंत्री पहुंचे तो बताए थे कि भाई ये ऐतिहासिक गलती थी। तो ये मानते हैं कुछ ऐतिहासिक गलती थी या फिर आज भी उसके साथ वैसे ही खड़े हुए हैं? क्योंकि तब तो खड़े थे, ये संदेह कांग्रेस के नेता खड़े थे तब तो। जी अनिल जी। संजय जी, आपको, सम्माननीय बाबूलाल शर्मा जी को और सम्माननीय भाजपा के प्रवक्ता निष्ठा जी को नमस्कार। देखिए संजय जी, आज 50 वर्षों बाद हम आपातकाल की समीक्षा करने बैठे हैं। जिन लोगों ने आपातकाल की परिस्थिति को झेला, बहुत कम लोग बचे हैं, और जिन्होंने लगाया वो तो अब है नहीं दुनिया में। समस्या इस बात की है कि मैं समझता हूं कि शायद इंदिरा जी होती तो माकूल जवाब देती। जी। दूसरी बात यह है संजय जी कि 2.5 सालों में ही तो आपातकाल को माफ करके और जनता ने पुनः इंदिरा जी को सत्ता में स्थापित किया, और उसके बाद अभी तक लगभग आधा दर्जन बार कांग्रेस की सरकार बन चुकी। एक सवाल आपने और उठाया कि कांग्रेस आपातकाल की पक्षधर है। जी। कांग्रेस ने माना कि ये हमारी भूल है। हमारे नेता राहुल जी ने आपातकाल पर क्षमा भी मांगी सार्वजनिक रूप से, और कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं ने कहा कि आपातकाल कहीं ना कहीं गलती थी, भूल थी। जी। सवाल इसका है संजय जी कि देश की आजादी में जो कांग्रेस का योगदान था, उसके बाद देश को स्थापित करने में, जी, देश को सुदृढ़ करने में जो कांग्रेस का योगदान था, एक गलती हमने मानी कि हुई थी। लेकिन आज वो 20वीं सदी की गलती थी। आज 21वीं सदी में जो सुनियोजित आपातकाल लगाया गया है, क्या ये उससे ज्यादा खतरनाक नहीं है? एक बात कहूंगा संजय जी, एक मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है हम पर चमन से बेवफाई का। रौंद डाला जिन्होंने मासूम कलियों को पैरों तले, वो दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। जिन लोगों ने सिर्फ कुछ चंद सालों की सत्ता में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए हर स्टेप उठाया, जिन्होंने देश की आन बान शान को गिरवी रख दिया, जिन्होंने शहीदों के नाम पर वोट डाले, जिन्होंने पूरे देश में अलगाववादी ताकतों को बल दिया, जिन्होंने हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई की राजनीति करके फिर हमें 1947 की स्थिति में खड़ा कर दिया, जिन्होंने कटेंगे बटेंगे बांटोंगे का नारा दिया, जिन्होंने स्टेट की एजेंसियों का उस समय तो घोषित करके स्टेट गवर्नमेंट ने आपातकाल लगाया। स्टेट गवर्नमेंट का मेरा तात्पर्य सरकार से है, स्टेट मतलब सरकार से है। जी बिल्कुल। यहां देखिए, यहां तो स्टेट या सरकार सीधे सीधे ईडी, आईटी, सीबीआई लगातार लोकतंत्र पर हमले कर रही है। विपक्ष का कोई भी नेता नहीं बचा जिस पर हमला ना हुआ हो, और ऐसा कोई नेता नहीं बचा जिसने भाजपा के सामने, मोदी जी के सामने सरेंडर कर दिया हो, उसके बाद उस पर कोई मुकदमा चल रहा हो। सब समाप्त कर दिए गए। कानून की असली अवहेलना तो यह है, और तब है संजय जी जब 21वीं सदी चल रही है। बाबूलाल शर्मा जी जैसे लोगों की कलम मजबूत है, संजय उपाध्याय जी जैसे पत्रकार है हमारे पास निर्भीक, तब यह आपातकाल चल रहा है। उस समय तो शायद इतना बड़ा, पत्रकार उस समय भी बहुत अच्छे थे, मजबूत इच्छा शक्ति वाले थे, लेकिन इतना बड़ा इस प्लेटफॉर्म नहीं था, इतना संचार के माध्यम नहीं थे। आज 21वीं सदी में सारे संचार माध्यमों को धता बताकर मीडिया को तक, मीडिया के एक बड़े हिस्से को, माफी चाहूंगा समस्त मीडिया को नहीं कह रहा हूं, मीडिया के एक बड़े हिस्से को हिरेन जोशी जी जिस तरह से एजेंडा देते हैं, वो आपातकाल दिवस मना रहे हैं। अरे साहब, आपका तो हर दिवस आपातकाल दिवस है, क्योंकि आपने इंडियन डेमोक्रेसी को हर दिन आहत किया है, हर दिन किल किया है। गौरी लंकेश और कलबुर्गी जैसे लोगों की जिस तरह हत्या हुई, जज लोया की जिस तरह हत्या हुई, और हत्यारों को जिस तरह प्रधानमंत्री फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह मुजरा और भैंस की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा राजनीति का अवमूल्यन और क्या होगा। 50 साल पुराना हिसाब हमारे पुरखों ने दे दिया है संजय जी, आधा दर्जन बार कांग्रेस की सरकार बनाकर, और कांग्रेस ने लोकतंत्र को मजबूत करके उसका जवाब दे दिया कि आपातकाल हमसे, हमारी पार्टी की एक भूल थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? जो ये 2 व्यक्ति चला रहे हैं सरकार को,
और ठीक दो है। व्यक्तियों को आर्थिक रूप से बाबूलाल जी, मजबूत करने के लिए मैं पूरी आता हूँ नीतियां निशिकांत जी, बाबूलाल जी, पहला ही जो काउंटर हो गया वो थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा बड़ा हो गया। बाबूलाल जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अनिल जी तो लंबा चौड़ा कहा, मैं कहूँगा नहीं, दोहराऊंगा नहीं। निशिकांत जी ने भी जो कहा आपने सुना होगा, कैसे समीक्षा करते हैं उस समय की आपातकाल की। कह रहे हैं कुछ पत्तियां गिर गई थी सींचते समय, लगता है बड़ा जोर से सींचा था, बहुत सी पत्तियां गिरी थी, कुछ नहीं गिरी थी अनिल जी, बहुत सी पत्तियां गिरी थी। कम से कम विपक्ष की तो सारी पत्तियां गिर गई थी, विपक्ष का पेड़ तो मेरे ख्याल से नंगा हो गया था, सारे बड़े नेता जेल में थे, तो वो थोड़ी सिंचाई बहुत जोर से हो गई थी, बड़े बौछार के साथ सिंचाई हुई थी वो। बाबूलाल जी कैसी समीक्षा करते हैं आज की, जब कांग्रेस ये कह रही है, अनिल जी ने बिल्कुल सार्वजनिक रूप से कहा है कि क्षमा तो मांग चुके हैं हम, तो क्या बीती साहिब विचार दे, बीती ताही विचार दे। बाबूलाल जी देखिए, जो 1975 में जी इंदिरा गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से जो है हम्म, लागू किया इमरजेंसी, जी उसमें जो जो बातें हुई, प्रेस के साथ में जो अन्याय हुआ, प्रेस को दबाने का प्रयास हुआ, जी बड़े बड़े नेताओं को हजारों हजार की संख्या में जो है जेल के पीछे पे ठूस दिया गया, लंबे समय तक जो है वो जेल में रहे, जी अपनी विचारों के व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। बहुत सारी परिस्थितियों में कुछ संपादकों ने विरोध किया, कुछ और लोगों ने विरोध किया, इनका आज हम सम्मान करते हैं। जी निश्चित रूप से जो है स्थितियां जो है उस समय विचित्र हुई थी, तो कोई शक नहीं। जी इंदिरा गांधी को किसी ने ये सूचना दी होगी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जी कि देश की आंतरिक व्यवस्था बिगड़ने वाली है, और उस वक्त संविधान के अंदर में जो संसद माने अनुच्छेद 352 में जो प्रावधान था, जी उसमें जो है आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जा सकता था जी इमरजेंसी, जी आंतरिक अशांति। जी उस वक्त जो है बाद में फिर संशोधन जो हुआ 44 संशोधन में ये स्पष्ट किया गया, जी आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह किया गया, जी अब बदल दिया गया। जी जब 1978 में सरकार आई, जनता सरकार आई, तो उसने बदल दिया। जी तो जो आंतरिक अशांति की स्थिति की रिपोर्ट उनके पास आई थी इंदिरा गांधी जी के पास में, उसमें ये बताया गया होगा अधिकारियों के द्वारा जी। कि इस तरह से जो है देश के अंदर जो है बगावत फैलाने की कोशिश जो है कुछ नेतागण कर रहे हैं, और वो सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। इंदिरा गांधी को लगा होगा कि देश के लिए ये अच्छा नहीं है, विद्रोह की स्थिति अगर होगी जनता के अंदर में, जी। तो वो मेरे राज्य के लिए भी अच्छा नहीं है, मेरे राष्ट्र के लिए भी अच्छा नहीं है, मेरे खुद की कुर्सी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अभी सिर्फ जो आलोचना होती है वो सिर्फ कुर्सी की रक्षा का नाम लिया जाता है, और जो स्थितियां पैदा की गई है जी वो अलग परिसर है। और वर्तमान की जो बात कर रहे थे जी। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कि लगातार ये इमरजेंसी प्रेस को दबाने का प्रयास, ये तो हर राज्य हर शासन के अंदर में हमने देखा है कि प्रेस की बातों को सहन शक्ति नहीं है अब जनता ये सरकारों में कि वो सह सके। प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसमें हनन शब्द जो है वो जुड़ गया है। कहीं ना कहीं जरा सी आलोचना अगर आप किसी की कर दे तो वो आपके ऊपर पूरा कॉपी किताब लेकर के चढ़ बैठेगा, कानूनी धमकियां देने लगेगा, बहुत सी परेशानियां आपको पैदा करेगा, प्रशासनिक परेशानियां पैदा करेगा, राजनीतिक परेशानियां पैदा करेगा। ये जो परिस्थितियां हैं, और एक बात मुझे और कहनी है कि जो देखिए आपने राजपत्र अगर पढ़ा होगा, सरकारी तौर पर जो है ये मनाया जा रहा है संविधान की हत्या का दिवस। आप सोचिए कि सरकार के बैनर के तले उसी के संविधान अच्छा, लगता है कि संपर्क टूट गया है। बाबूलाल जी अभी जोड़ने की कोशिश करते हैं, लगता है कि फ़ोन कट गया है आपका, जोड़ते हैं। निशिकांत जी आप कुछ कहना चाहते थे, कह लीजिए। अब भाई जो बात हो रही है पत्रकारों की, प्रेस की, ये सब तो बाबूलाल जी ने एक लाइन में बताया ना। निशिकांत जी जिस प्रकार से अनिल जी ने बात रखी जी कि जिन्होंने झेला और जिन्होंने लगाया दोनों ने, लेकिन जिन्होंने लगाया उनको मनसक उनके ऊपर है, और जिन्होंने झेला उनके मनसक उनके सामने बैठ के बात कर रहे हैं। दोनों चीजें हैं। राहुल गांधी उनके बड़े प्रमुख नेता है, और निशिकांत पांडे आपके समक्ष वंशज के रूप में बैठा हुआ है और जवाब मांगता है आपसे। लेकिन जो बातें इन्होंने कही
उसके सवाल ये उठता है जो अघोषित आपातकाल, जी उन्होंने बड़ा भारी भरपूर शब्द का इस्तेमाल किया। जी अघोषित आपातकाल ये है बेटी कि मोदी के बोटी बोटी करेंगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब इससे ज्यादा अभिव्यक्ति की आ जाए, कांग्रेस पार्टी क्या गला ही दबा के मानेगी देश को प्रधानमंत्री का? इससे ज्यादा अभिव्यक्ति मूल सिद्धि साहब हमारे तरफ से बोलने किसी ने भी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की कहा हो कि बोटी बोटी कर देंगे, कब्र खोद देंगे, इसीलिए संस्कार का अंतर होता है। लेकिन जो उठाया अनिल सिंह चौहान जी ने कि विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। चरणदास महंत विपक्ष के नेता नहीं है, टी.एस. सिंहदेव छत्तीसगढ़ में विपक्ष के नेता नहीं है, रविंद्र चौबे नहीं है, सत्यनारायण शर्मा नहीं है, या ये भाजपा के खिलाफ नहीं बोलते, या ये लंगड़े घोड़े हैं कांग्रेस के। कहना क्या चाहते हो, थोड़ा सा तो मतलब उसको डिटेल को तो देखा है करो। महत्वपूर्ण विषय ये है कि संविधान और लोकतंत्र को बेड़ियों में बांध के, बेड़ियों में बांधने के बाद ये कह रहा हूँ कि संजय जी बताइए, अगर प्रयागराज न्यायालय में, उच्च न्यायालय ने अगर एक आदेश जारी किया, आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां पे भी रिलीफ नहीं मिला, उसके बाद आपने क्या किया, पूरे देश को आपातकाल में छोड़ दिया। अब मेरा सवाल ये है कि ये कांग्रेस पार्टी कहती है संवैधानिक संस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायक पालिका है चतुर्थम, आपको तो गोदी मीडिया कहती है, गोदी मीडिया कब कहा था, तब कहा था? मैं तो बोल रहा हूँ, डुएट सॉन्ग सिंगल सुने लोगों ने, किशोर कुमार को मतलब एक साल तक गाने ही नहीं दिया गया, रेडियो पे गाना तक नहीं बजेगा। इस तरह तक की बंदी से का पर्याप्त इंतजाम और लोगों को पकड़ के समझे जी, मतलब मुझे हंसी भी आती है, मैं कल्पना करता हूँ कैसे किए होंगे कि पकड़ के नसबंदी कर रहे थे। आप कल्पना कीजिए कि डिक्टेटरशिप का इससे बड़ा उदाहरण आजाद भारत के कालखंड में कब और किसने देखा होगा। और अनिल जी कह रहे थे कि देखिए बहुत मतलब उस समय क्या स्थिति थी, क्या नहीं थी, माफी मांगा गया राहुल गांधी जी के द्वारा, हुआ सो हुआ, सेंट पित्रोदा आपके समझ, आपका तो अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, कैसे? सर वही मैं बात बोल रहा हूँ कि ये विनाश के कालखंड में देश की जनता त्राहिमाम कर रही थी, और आप अपने सत्ता के लोग, अरे देश कोई संकट में होता, प्रदेश कोई संकट में होता, और आप इस तरह का मतलब कार्यवाही कर रहे होते तो लोग समझ भी सकते हैं। आप 352 की बात करें, मैं बोल रहा हूँ संजय जी 356 सरकारें कैसे गिराई जाती है प्रदेशों में, रंग देख के, जात देख के, कपड़े देख के सरकार गिराई जाती थी सैकड़ों बार। अनिल सिंह चौहान जी को यहाँ लोकतंत्र बचाना है, यहाँ संविधान सर पे लेके चल रहे। अच्छा, जो संविधान लेके ये घूम रहे हैं वो वास्तविक संविधान नहीं है। संविधान की अपना प्रेम्बल पे जब प्रहार करके उसकी हत्या कर दी गई, जिस प्रकार से फर्जी गांधी घूम रहे हैं देश में, तो उसी तरह से ये उस संविधान को तोड़ मरोड़ के एकदम अपने हिसाब से चलाने का काम किया गया। और आज अनिल सिंह चौहान अघोषित आपातकाल में आप बोल नहीं पाते, नहीं थी ये मुझे में दीपक जो आज स्टेटमेंट दे रहे हैं वो दे नहीं पाते, जेल में होते, ये होता अघोषित आपातकाल। लेकिन क्या है, पार्टी को डिफेंड करना, बोल भी रहे कि माफी मांगे और पार्टी को डिफेंड भी कर रहे, ये कैसे संभव है? ठीक है, तो ठीक है अनिल जी, नहीं बात तो सही है कि एक प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो इसकी आत्मा कही जाती है, उसमें संशोधन किया गया था। उसमें 42वां संशोधन हुआ था, 1976 में यह संशोधन किया गया था, एक बार ही उसमें संशोधन हुआ है, और बड़ा ये विवाद का भी विषय बना था, बड़ी चर्चा का विषय हुआ था, क्योंकि आप उस संविधान की प्रस्तावना में कैसे संशोधन कर सकते हैं जिसमें तारीख लिखी हुई है, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिग्रहित, आत्मार्पित करते हैं, इस तारीख को आत्मार्पित करते हैं। तो आप कैसे बाकी ऊपर की चीज़ें बदल देंगे और तारीख वही रहेगी प्रस्तावना की कि मिति मार्ग शीर्ष सप्तमी संवत 2000 विक्रमी, कैसे वो तारीख रहेगी? तो अरे भाई, वो तो तारीख वो थी जब ये अंगीकृत, आत्मार्पित किया गया था, अधिनियमित किया गया था। ये भी कुछ विवाद था, जो 42वां संशोधन था 1976 था, आप समझ रहे होंगे, आपातकाल का ही समय था अनिल जी। तो ये जो इस प्रकार की बातें होती हैं, और उसके बाद फिर आगे जब संविधान की आप बात करते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठाती है। तो ये संविधान को लेकर ऐसा क्या कुछ ऐसा हो गया, या फिर जो पिछला था सब कुछ भूल गए, अब कहें नहीं अब आगे बढ़ो, पीछे जो किया था छोड़ दो,
अब आगे बढ़ते हैं, अब हम संविधान की बात करते हैं। तो अरे अगर आप जब भी संविधान शब्द कहेंगे तो वो दृष्टांत आएंगे आपके साथ, चिपक जाएंगे, फिर उनका भी जवाब लेकर चलना पड़ेगा साथ में। अनिल जी। संजय जी देखिए, जब संविधान देश और लोकतंत्र की बात हो तो जब पीछे जाना ही है तो 75 क्यों, 47 के पहले क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो जनक पार्टियां आरएसएस और जनसंघ वजीफा लेते थे अंग्रेजों से, इस पर क्यों नहीं जाते कि सुभाष बाबू की सेना के खिलाफ हिंदुस्तानियों से अपील करते थे कि आप हिंदुस्तान के नौजवान भर्ती हो जाइए और सुभाष बाबू की आजाद हिंद फौज से लड़िए? इसके भी तो तथ्य हैं, इस पर भी तो जाना चाहिए। जब जनसंघ राष्ट्र के निर्माण की बात करती है, आरएसएस निर्माण की बात करती है, तो इस विषय पर तो जाना चाहिए ना। दूसरी बात देखिए, जाइए ना अनिल जी, उसका जवाब निशिकांत जी देंगे। आप कहां कहां जाना चाहते हैं, जहां जहां जाना चाहती जाइए, लेकिन पत्रकार के रूप में जब मैं बैठूंगा तो आपसे ही पूछूंगा ना कि वहां जाएं कि नहीं जाएं। निश्चित रूप से वहां भी जाना चाहिए और वहां भी जाना चाहिए, सीख लेनी चाहिए इतिहास से। मैं सिर्फ आपको एक चीज और सुझाव दूंगा जी, कि आपने देखा होगा कि अन्ना का आंदोलन चल रहा जी, दर्जनों, मतलब बड़े बड़े जो मीडिया समूह हैं 6-6 घंटे का लाइव कार्यक्रम दिखाते थे। मैं आपको विशेष तौर पर बहुत विनम्रता पूर्वक और बाबूलाल शर्मा जी को एक चुनौती देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के खिलाफ 2 घंटे का कार्यक्रम किसी भी चैनल पर मुझे बता दीजिए। जबकि एक और धृष्टता करूंगा आपके सामने कि मैंने जो पढ़ा है, भारत किसी भी लोकतंत्र में जो मीडिया होती है वो विपक्ष की साथी होती है। विपक्ष में कौन सा दल है मैटर नहीं है, मीडिया विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करती है। आप सरकार की चाटुकारिता और सरकार की आलोचना का एक फर्क निकालिएगा। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि 5% आपको सरकार की आलोचना मीडिया समूहों में नहीं दिखेगी। एक बड़ा अंतर आपको बता रहा हूं, जो आप पूछना चाहते थे, क्या फर्क आया है। 2014 से पहले चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम हो और चाहे दूसरे जिस तरह घोटाले के आरोप लगे, जिसमें माननीय न्यायालयों ने केंद्रीय मंत्रियों को दोष मुक्त किया और कहा ये घोटाले हुए ही नहीं। और आज आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मीडिया समूहों के साथ बड़े सवाल उठाकर उन्हीं मुद्दों पर सरकार बनाई। आज उन मुद्दों को न्यायालय ने हवा हवाई कर दिया। दूसरी बात, क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि गुजरात सरकार षड्यंत्र कर रही है कुछ लोगों को बचाने के लिए और एक समूह विशेष का वोट भागने के लिए? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि पीएमएलए एक्ट 145 में आप जेल को नियम बनाना चाहते हैं, जमानत को निषिद्ध करना चाहते हैं और यह संवैधानिक पीठ में विचार के लिए जाएगा? जी, अगर ये परिस्थितियां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रही है जी, मीडिया समूह स्वतंत्र नहीं है घंटों की अब पत्रकारिता के लिए सरकार के खिलाफ समाचार दिखाने के लिए। मैं ये बात कहूंगा अनिल जी, अनिल जी आप समय लीजिएगा, मैं आपको अतिरिक्त समय भी दूंगा, लेकिन वो अन्ना तो आने दीजिए ना, वो मीडिया आ जाएगा। वो एक जो वातावरण था, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, अब तो पूरा देश है अन्ना, यहां तो निहित स्वार्थ के लोग अगर आ जाएंगे और हमसे अपेक्षा करेंगे कि उनका पक्ष दिखाने के लिए हम 3 घंटे दिखाएं, 5 घंटे दिखाएं, अन्ना को आने तो दीजिए। अनिल जी आपको समय दूंगा, सुन लीजिए, बता तो रहा हूं मैं, कह रहा अन्ना आने दीजिए। और सुनिए, और अनिल जी एक बात और, उसी आंदोलन से बाबा रामदेव सलवार कुर्ता पहनकर भागे थे और जान का खतरा बताया था उन्होंने, तो बात ठीक है। सहन शक्ति का कारण यह था कि आपके सामने वो दिख रहा था कि पूरी दुनिया, पूरे देश, क्षमा कीजिएगा, पूरे देश में रैलियां चल रही थी, एक कस्बे से लेकर एक गांव से लेकर, जो लोकपाल जानता भी नहीं था वो भी आंदोलन में था अन्ना की टोपी लगाकर। तो एक प्रचंड लहर थी। सवाल उठा रहे हैं, ये आप सवाल करेंगे, ये सवाल हम भी करते हैं, और ये सवाल हम भी करते हैं, कहां लोकपाल? दिल्ली बॉर्डर पर शहादत हो गई और केंद्र की सरकार उसके बाद कृषि बिल वापस लेती है, कौन सी मीडिया समूह ने घंटों का कवरेज दिखाया? उन मासूम किसानों को ऐसा सामाजिक आंदोलन होने दीजिए ना। और कई मीडिया समूहों ने तो उन आंदोलनकारी किसानों को आंदोलनजीवी और नक्सली तक कह दिया, कहा, और देश के प्रधानमंत्री ने भी उनको आंदोलनजीवी कहा, और मीडिया समूहों ने यह भी दिखाया। क्या ये इमरजेंसी नहीं है? क्या लोकतंत्र ऐसा स्वस्थ होना चाहिए? इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया और चुनाव आयोग को प्रभावित किए बिना दोबारा उन्होंने आपातकाल हटाकर चुनाव लड़ा, चुनाव हारी भी, और उसके बाद पुनः उन्होंने चुनाव आयोग को प्रभावित किए बिना चुनाव जीता भी। यहाँ तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटाना चाहते हैं, और मैं नहीं समझता कि किसी मीडिया समूह ने घंटों की रिपोर्ट इस पर दिखाई हो। नहीं,
तो ये मैं फिर फर्क से है दोहरा रहा हूं संजय अनिल जी। एक बड़ा फर्क अनिल है जी। कि देश का लोकतंत्र आहत हो रहा है, दूषित हो रहा है। कितने गौरी लंकेश और कलबुर्गी जैसे लोग मारे जाते मैं हैं। ये कह रहा हूं और अनिल कोई जी सुनने को कि वैसा अगर एक आंदोलन आ जाए ना, अन्ना एक और खड़ा हो जाए, क्योंकि मैं उस समय कोट कर रहा हूं अनिल जी, एक नाम मैं कोट नहीं करना चाहिए वैसे, मैं उस समय एक चैनल में हुआ करता था और जिस दिन रिहा हुए थे अन्ना हजारे, उस दिन मैं मीटिंग में बैठा हुआ था दिल्ली में, दिल्ली के अपने ऑफिस में, और मीटिंग में बैठा हुआ था। हमारे संपादक हुआ करते थे, नाम नहीं लूंगा, संपादक हुआ करते थे, उन्होंने, हम टेलीविजन पर सब देख रहे थे कि जेल से निकल रहे हैं, वो लाखों की भीड़ है, दौड़ते हुए राजघाट जा रहे हैं, पानी बरस रहा है, भागते हुए आ रहे हैं, दृश्य आपको याद होगा, मुझे तो याद है। तो उन्होंने हंसते हुए हम सबको बधाई दी थी और कहा था कि देश को एक और जेपी मिल गया। ये बात था, ये कथन था। तो देखिए अनिल जी, जब जब जेपी आएगा देश खड़ा होगा उसके पीछे। आप निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए या फिर आरोपों के लिए यह अपेक्षा करना ठीक नहीं। मैं कह रहा हूं जब जब अन्ना आएगा, जब जब जेपी आएगा, जब जब ऐसे लोग आएंगे देश खड़ा होगा। जी निशिकांत जी, संक्षेप में बाबूलाल जी से कुछ पूछना है। संक्षेप में नहीं हो पाएगा संजय जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके करनी थी जी। देखिए, एक बहुत पुराना एक किस्सा याद आ रहा है कि एक व्यक्ति को डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर के पास गया, बोला जहां हाथ रखता हूं दर्द होता है। सीटी स्कैन, MRI, एक्सरे सब हो गया। बाद में उसकी उंगली को चेक किया गया, उसके उंगली में दर्द था और जहां दबाता था दर्द होता था। ये इनके दिमाग में दर्द है, ये दिमाग में घुसा हुआ है, निकल नहीं रहा है। आपातकाल को जस्टिफाई करने बैठे हैं। अब देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि उसके लिए माफी मांगी है। जी 2G, 3G, 4G की बात कर रहे हैं। किसकी सरकार के कालखंड में कलमारी, ये राजा और ये सब जेल में गए थे? हमारी सरकार थी। अरे पढ़ा लिखा कौन सा दूसरे पर आरोप लगा रहे हो? आपके कालखंड में वो जेल में गए, हम पे आरोप लगाते हो। तीसरा, पूरी मीडिया खराब है साहब, पूरी मीडिया खराब है। लेकिन देश भर में हर राज्यों को मिला लो तो रोज हजारों डिबेट में हजारों कांग्रेसी बैठ रहे, हजारों सांस ले रहे। राहुल गांधी जी वो भी चल रहा है, 4000 किलोमीटर यात्रा के लिए राहुल गांधी जी वो भी चल रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर राहुल गांधी जी 2-2 घंटे भाषण देते रहे, वो भी चल रहा है। और यह घोषित आपातकाल, अरे साहब यहां से कब आएगा बुद्धि? घोषित आपातकाल में आप भूल लोगे, सेंसरशिप को समझते हो, निकल नहीं सकते घर पे, आपको डाल दिया जाता जेल में। ऐसा नहीं है साहब, न्यायालय यहाँ बेल ठीक है, लोगों को। ठीक है निशिकांत जी, जिनकी बात कर सके जी, जिनकी बातें विपक्ष को जेल में डाल दिया है। प्रवासी लखनऊ खुद स्वीकार करता है, खुद स्वीकार करते हैं कि हम अनपढ़ थे और हमसे हस्ताक्षर करता गया। कौन करा रहा था हस्ताक्षर? अधिकारी। तो अधिकारी भी जेल में है, व्यापारी भी जेल में है और आबकारी का लाभकारी मंत्री भी जेल में है। अब क्या चाहते हैं ये जी को उसमें डाल दिया जाए क्या? मान जी क्यों नहीं आ रहा, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा उसमें? सत्यनारायण शर्मा जी का नाम तो, दीपक जी का क्यों नहीं नाम आ रहा उसमें शराब घोटाले में? क्या वो कदावर नेता जी पीछे से चीफ है? लेकिन अनिल सिंह चौहान जी को आधा जो। ठीक है, ठीक है। क्या अनिल जी, हम दिखाते हैं जो जो जैसा होता है हम दिखाते हैं। आज ही हम दिखा रहे थे, वो हम दिखाते हैं, लगातार दिखाते हैं। जब भी कोई महत्वपूर्ण बैठक होती है, कल भी आपकी बैठक हुई थी, हम कल विषय ही वही लेकर आए थे कि आपकी जो बैठक हुई थी उसमें जो राजनीतिक, जो क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की, हम लगातार वैसे विषय पर बात भी करते हैं और हम लगातार, ऐसा नहीं है। बाबूलाल जी, फोन कट गया था, कंटिन्यू कीजिए और थोड़ा सा बताइएगा आपने जो भी चर्चा सुनी है। कुल मिला के बाबूलाल जी, हम लोग पिस जाते हैं बीच में, मीडिया के लोग, पत्रकार लोग बीच में जरूर आते हैं आजकल चर्चा में। आपका जो विषय था जी, वो पीछे रह गया और हमारे भाई ने प्रेस की आलोचना का पूरा किस्सा सुना दिया। ठीक है, प्रेस आलोचना का विषय बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां करता है, प्रेस भी करता है, वो इंसान, उसमें काम करने वाले लोग इंसान ही होते हैं। लेकिन जो प्रतिशत बताया है उससे मेरा जो है वो डिफरेंस है। प्रतिशत वैसा नहीं है। प्रतिशत जो है, जो जिनको आप इंगित कर रहे हैं उनकी प्रतिशत बहुत कम है। आज भी मीडिया लड़ने को तैयार है। बहुत सारे मीडिया जिनको मीडिया से बाहर कर दिया गया है, आपने जो इमरजेंसी आपातकाल जो बताया है उसके आधार पर जो वर्तमान सरकार के कुछ कारिंदे हैं उन्होंने उनको बाहर किया है, तो वो यूट्यूब पर अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है
कि प्रेस एकदम शांत हो गया। प्रेस भी लड़ रहा है, लेकिन उसकी जो क्षमता है उसके अनुसार लड़ रहा है। सरकार से लड़ने के लिए जो है जो क्षमता चाहिए वो क्षमता फिलहाल जो है प्रेस के पास इकट्ठी नहीं हुई है, तो वो यूट्यूब के माध्यम से जो है वो कर रहा है। एक चीज। दूसरी चीज देखिए, किसी भी रणनीति के आधार पर जो है कोई काम किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी रणनीति है ये। आपातकाल की याद को जिंदा रखने के लिए जो है ये रणनीति अपनाई गई है, कार्यक्रम किया गया है। जल्दबाजी में जो कुछ भी बना हो, देखिए उसमें एक गलती बहुत बड़ी, उसमें गलती है राजपत्र में जो प्रकाशित हुआ है उसमें एक बहुत बड़ी गलती है। उसमें लिखा है आपातकाल में, आप ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिएगा, आपातकाल में सत्ता का दुरुपयोग का सामना, आप ध्यान रखिए, सामना करने व संघर्ष करने वालों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मृत व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी जाती है, इसमें कहीं उल्लेख नहीं है। दुरुपयोग का सामना करने और संघर्ष करने वालों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, ये लिखा है। ये जल्दबाजी का प्रयास। अब सवाल आता है कि क्या संविधान की आलोचना या संविधान की हत्या जैसे प्रसंग जोड़ करके सरकारी आयोजन किए जा सकते हैं, ये भी एक प्रश्न है। इस प्रश्न का भी उत्तर जो है वो कहीं न कहीं से आना चाहिए ताकि हमारे मन को संतोष हो। हमको अभी इस बात का संतोष नहीं है कि सरकार के बैनर तले, सरकार के सिक्के के तले, सरकार के सिंबल के तले जो है संविधान की हत्या जैसे शब्द का उपयोग करते हुए, आज के जब आप खुद संविधान से चला रहे हैं अपने आप को, तो उस संविधान की हत्या के जैसे प्रसंग को लेकर के क्या आप कोई काम कर सकते हैं, इसका जवाब भी कहीं न कहीं से आ जाना चाहिए। और जो मैंने बताया कि क्या सामना और संघर्ष करने से श्रद्धांजलि दी जाती है। जी ठीक, बिल्कुल। तो चलिए, समय की बाध्यता है, इसलिए मैं इस चर्चा को यहाँ पर विराम देता हूँ। आप सभी इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल चौहान जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, निशिकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, साथ ही साथ बाबूलाल शर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े, शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बात यही थी, जो आपातकाल को लेकर जो विषय था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अभी आमने सामने हैं। अलग अलग प्रकार के आरोप हैं। एक तरफ एक दिवस मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ और भी बातें की जा रही हैं सरकार को लेकर कि भाई 11 वर्षों से क्या हो रहा है। तो ये सब विषय था जिस पर हमने बात की, लेकिन जो मुख्य बात यही है कि ऐसे विषय जब होते हैं, इतिहास के ऐसे जब मर्म होते हैं, तत्व होते हैं, जब सामने आते हैं, तो वर्तमान राजनीति उसका किस रूप में सामना करती है या फिर उसके प्रति कैसा दृष्टिकोण रखती है, ये भी एक बड़ा विषय होता है। फिर आने वाले दिनों में ही इससे मार्ग प्रशस्त होता है, जिस ओर राजनीति चलेगी, जिस ओर देश चलेगा। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।